चलिए, गुड मॉर्निंग। बाल विकास में अधिगम, ये हम देख रहे थे, है ना। अधिगम के वक्र देखे थे कल, है ना। 4 चरण के उसके वक्र होते हैं। प्रारंभिक, जिसमें तीव्र गति से आपके बच्चे सीखते हैं। दूसरा आपके थोड़ा मंद, है ना, थोड़ा। उसके बाद आपके तीसरा जिसको बोलते हैं पठार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके स्थाई, है ना, मतलब अस्थाई अवस्था ये, है ना। और उसके बाद आपके अंतिम उन्नति, जिसमें हम लोग आपके विश्राम या अभ्यास और प्रेरणा के माध्यम से फिर से हम आगे सीख सकते हैं, ठीक है। और इसकी मैं कुछ कारण भी बताया था कि किस कारण से हम लोग ये पठार अवस्था आता है और उसको दूर करने का उपाय, यहाँ तक के हुआ था। और हाँ, बाल विकास के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ तक हो चुका था शायद, है ना। आज हम देखेंगे प्रेरणा, ठीक है, मोटिवेशन। प्रेरणा, ठीक है, जिसके माध्यम से आपके बच्चे सीखते हैं, इसको बोलते हैं आपके मोटिवेशन, प्रेरणा। परिभाषा देख लेते हैं आपके, ठीक है। तो प्रेरणा एक आपके आंतरिक एवं बाह्य शक्ति होती है, ठीक है। यह आंतरिक, इंटरनल एवं बाह्य शक्ति होती है। आंतरिक एवं बाह्य शक्ति होती है ना, जो बच्चे को कार्य करने, सीखने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य करने, सीखने एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। तो आपके ये आंतरिक और बाह्य दोनों होती है ना। कुछ बच्चे क्या, सभी आपके इंसान, है ना, आंतरिक स्तर के उसके मोटिवेशन होता है और एक बाह्य स्तर के, दोनों के माध्यम से आपके क्या करते हैं, वो कार्य करने सीखते हैं, ठीक है। अपने जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए आपके प्रेरित होते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तथा प्रेरणा, है ना, मोटिवेशन, और क्या देता है, तथा प्रेरणा व्यवहार को आरंभ, कि किससे हम कैसे व्यवहार करेंगे, व्यवहार को आरंभ, दिशा एवं निरंतरता प्रदान करती है। एवं निरंतरता, कंटिन्यूटी प्रदान करती है। तो ये 3 चीज काम करते हैं, ठीक है। तो सामान्य भाषा में देखेंगे तो कोई भी जो बच्चे हैं, ठीक है, या मनुष्य हैं, ठीक है, उसके एक आंतरिक भाव है और एक बाह्य भाव होते हैं, जिसके माध्यम से वो आपके क्या है, कार्य करने सीखता है, ये अपने गोल को, है ना, प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। इसी को हम बोलते हैं आपके प्रेरणा या फिर मोटिवेशन, ठीक है। अभी देखेंगे आपके किस किस से आपके प्रकार से हम सीख सकते हैं उसको। ठीक है, परिभाषा, 2 वैज्ञानिक का परिभाषा देख लेते हैं। 2 अलग अलग वैज्ञानिक ने आपके परिभाषा दिए हैं। पहला आपके वुडवर्थ, ये बोलता है कि एक आंतरिक व्यवस्था है, ठीक है, जो कार्य करने के लिए सक्रिय करती है, ठीक है। प्रेरणा एक आंतरिक, इंटरनल अवस्था है जो कार्य करने हेतु सक्रिय करते हैं। एक्टिव मतलब सक्रिय करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से एक अंतरात्मा को जागृत करता है, ठीक है, कि हम क्या कार्य करेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। ये इनका मानना है वुडवर्थ का। केवल आंतरिक बोला है ना, ध्यान रखेंगे, आंतरिक अवस्था है, ठीक है। दूसरा आपके व्यक्ति है, उसका नाम है आपके गिलफोर्ड गिलफोर्ड, है ना। इसका मानना है आपके कि यह एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को प्रारंभ और निर्देशित करता है, ठीक है। तो प्रेरणा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है,
एक प्रक्रिया है जो व्यवहार, है ना, को प्रारंभ मतलब शुरुआत, प्रारंभ एवं प्रेरित करती है, निर्देशित करती है, निर्देशित करती है। ठीक है, तो निर्देशित मतलब होता है कि सही दिशा में, ठीक है, हमको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके प्रेरित करती है, इसको बोलते हैं आपके निर्देशित। तो ये हमारे व्यवहार को प्रारंभ भी कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं, ये इनका मानना है, गिलफोर्ड का। ठीक है ना, एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को प्रारंभ करेगा। देखो मनुष्य आपके कैसे सीखता है, स्टार्टिंग में तो नहीं सीखता है, वो धीरे से ही सीखेगा। ठीक है, जैसे आपके बच्चा पैदा हुआ तो किसके साथ कैसे व्यवहार करना है वो कैसे समझेगा, वो तो बाद में आपके प्रेरणा के माध्यम से सीखेगा ना, दूसरे को देख करके। ठीक है, और उसी के आधार पर क्या करेगा, अपना व्यवहार को प्रकट करेगा, ये चीज है। तो उसको आपके देखते हैं फिर आगे। ठीक है, प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा के प्रकार तो दो प्रकार से इसको बांटा गया है, दो प्रकार है। ठीक है, पहला आपके आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा इसको बोलते हैं आपके इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आंतरिक प्रेरणा, है ना। हाँ, ये आपकी क्या है, कार्य करने की इच्छा स्वयं के अंदर से उत्पन्न होती है। आंतरिक है मतलब आपके स्वयं से उत्पन्न होगा, तो कार्य करने की इच्छा क्या हो रही है, स्वयं से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके आंतरिक। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा, जैसे बच्चों को अगर होमवर्क मिला है, ठीक है, तो उनको अगर पता है कि भाई अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगी तो मुझे डांट मिलेगा, ठीक है, या फिर मुझे दंड मिलेगी, या अगर मम्मी पापा बोले कि चॉकलेट मिलेगा तो वो खुद से क्या हो जाएंगे, वो खुद से प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपके देख करके, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके बाह्य प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिक्ट। ठीक है, ये आपके होता है पुरस्कार, पुरस्कार होता है ना, पुरस्कार नहीं, पुरस्कार, पुरस्कार, प्रशंसा, है ना, या प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र या दंड के कारण प्रेरित होना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके बाह्य प्रेरणा। ठीक है, मतलब बच्चा आपके बाह्य चीज से, बाहर की चीजों से आपके प्रेरित हो रहा है, जैसे आपके उसको बोल दिया कि पुरस्कार मिलेगा तब जाकर के वो काम करेगा। ठीक है, दूसरा आपके प्रशंसा है, अगर कोई बहुत ज्यादा उसका अगर प्रशंसा कर रहे हैं तब जाकर के वो काम करेंगे, खुद से नहीं कर रहे हैं ना, केवल ये प्रशंसा के कारण। ठीक है, या कुछ चीज हम लोग करते हैं, है ना, अगर कुछ काम करते हैं या कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं तो किसके कारण, प्रमाण पत्र, मतलब इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ये चीज मिलेगा। जैसे अभी मैं बोला था पीजीडी से कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को इच्छा ही नहीं है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है ऊपर से, फ्री में मिल रहा है तो चलो भाई कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, या कई बार आपको होता है कि दंड के कारण, कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अभी बताया ना कि होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, दंड। ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आप प्रेरित होते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके बाह्य प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा के स्रोत देखते हैं, स्रोत से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे ना। प्रेरणा के स्रोत, क्या क्या आपके स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत। ठीक है, तो ये है आपके सबसे पहले आपके आवश्यकता, अगर आपको आवश्यकता है, नीड है, तो आप प्रेरित होंगे। ठीक है, वरना नहीं होंगे, आवश्यकता है आपके। दूसरा आपके रुचि, इंटरेस्ट, आवश्यकता है तो प्रेरित होंगे। जैसे अगर मान के चलो आपका, है ना, कोई भी आपको उदाहरण ले सकते हो आवश्यकता के अंतर्गत आपके, जैसे मान के चलो आपका जॉब है, ठीक है,
जॉब अचानक से छूट गया, ठीक है। अब आपके घर का जो राशन पानी इसी जॉब के माध्यम से चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको जॉब छूट गई है, अब आपको कोई दूसरा काम करना है। कमिंग कमिंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा भाई कम से कम टाइम और आना है नहीं आना उसको फिक्स करो ना। इनका भी धर्म युद्ध में फंस गई है कि होगा कि नहीं होगा करके तो कम से कम, है ना। तो अरे तो कोई बात नहीं ना, हमारा क्लासेस तो इधर लंबा चलता है ना। आप 11:30 तक आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11:15 तक तो सर ही छोड़ते हैं, है कि नहीं। तो इतना समय हमारा स्टार्ट होता ही है, ठीक है। तो आवश्यकता मतलब ये बोल रहा था कि प्रेरणा का स्रोत आवश्यकता हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये भी बताया रहा था कि अगर आपके पास जॉब है जिसके माध्यम से आपका घर का राशन पानी चला था, ठीक है। लेकिन उसके बदले में अगर कोई दूसरा जॉब आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जॉब आपकी रुचि का नहीं है, लेकिन केवल आपके घर के जो राशन पानी चल रहा है उसके कारण आपको करना है, तो वो आपकी क्या है, वो आवश्यक है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को जॉब चाहिए, कोई भी चलेगा, तो वो आवश्यकता वाली बात है। वो आपके रुचि का आधार पर नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं कंप्यूटर का कार्य करती हूँ, मेरे को केवल कंप्यूटर जॉब ही चाहिए, वो आपका रुचि वाली बात है। लेकिन आप अगर बेरोजगार है और आपको नीड है, तो आप बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई भी जॉब चलेगा, बस दिला दे। तो आपकी क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। तो आवश्यकता के आधार पर आप प्रेरित होते हैं कि कोई भी रहेगा अपन चलेगा, अपन कर लेंगे। दूसरा आपके होता है रुचि है। रुचि मतलब ये है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, तब आप रुचि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एक गोल होता है, लक्ष्य, इससे भी हम लोग प्रेरित होते हैं, ठीक है। लक्ष्य से कैसे प्रेरित होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे देखना 11वीं 12वीं में अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसे किसी को एमबीबीएस करना ही है, तो उसका एक लक्ष्य पहले से, वो उसी के आधार पे पढ़ाई करेंगे। 11वीं 12वीं में बहुत जम के पढ़ाई करेंगे, नहीं होता 1-2 साल आपके नीट का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वो टारगेट बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो उससे एक मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है। उसके दिमाग में चीज भरा हुआ है कि डॉक्टर मतलब, है ना, एक सूट बूट होना चाहिए वाइट वाला, ये चीज तो होता है आपके टारगेट, लक्ष्य, ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार के कारण भी हम लोग प्रेरित होते हैं, ठीक है। ये तो सामान्य सी बात है ना, पुरस्कार के कारण प्रेरित होते हैं। जैसे अगर कोई कलेक्टर है, ठीक है, अगर उसको प्रधानमंत्री का अगर पुरस्कार मिल गया अच्छा काम करने का, तो वो तो आपके दूसरे कलेक्टर उसको देखकर प्रेरित होंगे ना भाई, कि वो अगर उसको मिला तो हमको भी मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं। और अगर एक बच्चे को अगर पहला क्लास में अगर पहले आए हैं, तो उसको आपको अगर वो मिलेगा कुछ भी पुरस्कार, तो दूसरे बच्चे भी उससे मोटिवेशन लेते हैं कि इसको क्या मिला है, पुरस्कार मिले, हमको भी मिलेगा, ठीक है। प्रशंसा भी वही चीज है ना। प्रशंसा, अगर किसी बच्चे का अगर आप प्रशंसा कर देंगे तो बाकी बच्चे भी आपको उससे प्रेरित होते हैं। या कुछ बच्चे जल भी जाते हैं कि हमारा नहीं कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं प्रशंसा, ठीक है। कंपटीशन, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के कारण भी आपके क्या है, प्रेरित होते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप लोग प्रतियोगी परीक्षा ही दिला रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्यों पढ़ाई के लिए क्यों प्रेरित है बताइए, क्योंकि क्या है, कंपटीशन है। नहीं होता अगर आपके लिए एक पोस्ट फिक्स है तो आप पढ़ते अभी, हम तो कोर्स कर लिए, हमको तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एक जॉब। लेकिन भाई क्या बढ़ चुका है, कंपटीशन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको, है ना, ये इसको प्रेरित कर रहे हैं आपको कंपटीशन के कारण कि पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो भैया अपन, है ना, बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से करके, ठीक है। उसके बाद आपके सफलता का अनुभव, सफलता का अनुभव, ठीक है, ये भी आपके क्या है, मोटिवेशन है, ठीक है। सफलता और असफलता का दोनों का अनुभव बोल सकते हो। इसमें चल सफलता का अनुभव लिखा है, मतलब ये है कि एक अगर कोई व्यक्ति सफल हो गया है तो उसको ये पता रहता है, ठीक है, कि अगर, है ना, जैसे आप अभी टीचर बन जाएंगे तो आपको उसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है, कि मैं कितना मेहनत की थी, ठीक है। और ये हमेशा आपके, और कोई दूसरा अगर आपके सामने चुनौती आएगा तो उसको भी आप बहुत सटीकता के साथ करेंगे अच्छे से, क्योंकि सफलता का जो फल है वो आपको पता है। यहीं अगर असफल हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जानते हो समाज का ताना, ताना बाना, ठीक है, या समाज किस नजर से देखते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, प्रेरणा का स्रोत है, इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, मोटिवेशन के, है ना, स्रोत जिसके माध्यम से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। शिक्षक द्वारा हम कैसे आपके प्रेरणा कर सकते हैं बताइए, तो शिक्षक का वो लिख लेते हैं, चलिए। किसमें आए हैं आप बताओ, थोड़ा समझना भी ना, दन 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 उतारना नहीं है बस, ठीक है। क्योंकि अगर उतार ही रहे तो सारे चीज आपको पुस्तक में मिल ही जाएगा। यहाँ हम क्यों आ रहे हैं, केवल समझने के लिए, मेन चीज है ना।
तो आप इसको चलो फोटो लो पहले, ये हम लोग यहाँ से चालू किए थे प्रेरणा, इतने कम से कम फोटो अभी ले लो, है ना। ये मैं ऊपर में परिभाषा लिखा हूं और ये आपके दो मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, वुडवर्थ ने क्या कहा था और आपके गिलफोर्ड ने क्या कहा था, ठीक है, इतने को। फिर आपके प्रेरणा के प्रकार को आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है। हाँ लो चलो, फिर बाद में इसको करेंगे हम लोग, ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा, हाँ लो बाद में करवा लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपके शिक्षक के द्वारा आपके स्रोत, शिक्षक द्वारा प्रेरणा के उपाय लिखो, शिक्षक द्वारा प्रेरणा के उपाय, ठीक है। किस माध्यम से आपके शिक्षक मोटिवेट करते हैं बच्चों को? सबसे पहले आपके प्रशंसा द्वारा करते हैं ना भाई, अगर कोई कमजोर बच्चा है तो उनको अगर नहीं भी आ रहा है तब भी उनको प्रशंसा करेंगे कि नहीं बेटा तू कर लेगा, बहुत अच्छा है, ठीक है, बना लेगा मतलब तू कर लेगा, ये होता है आपके प्रशंसा। दूसरा आपके होता है आपके गतिविधि आधारित शिक्षण, तो रोचक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षण है ना। अगर किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो वो आपके क्या करेगा, पढ़ने की जो विधि है उसको क्या करेगा, चेंज करेगा, रोचक बनाएगा वो, ठीक है। और गतिविधि आधारित, गतिविधि मतलब वही है कि अगर किसी काउंट सिखाना है तो आपके स्कूल में हो सकता है कोई भी चीज रखें, अगर मान के चलो कंचा रखा हुआ है, कंचा मतलब माटी, उसके माध्यम से सिखा देंगे, ठीक है, छोटे बच्चों को। या बॉल वगैरह है घर में, मतलब सॉरी स्कूल में, तो उस बॉल के माध्यम से खेल खेल में हम सिखाएंगे उसको, क्योंकि सामान्य तरीके से अगर आप ऐसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ा करके बताएंगे छोटे बच्चों को नहीं सीखेंगे जल्दी, है ना। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, आपके गतिविधि में हम शामिल करेंगे, ठीक है। या रेलगाड़ी वगैरह बनाते हैं ऐसे, या फिर आपके कुर्सी दौड़ करवाते हैं ना सब चीज, तो ये सारी चीज क्या है, रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षण, इसके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, ठीक है। मतलब जिसको मन नहीं हो वो भी क्या करेंगे, वो भागीदार होंगे वो, ठीक है। तीसरा आपके उचित पुरस्कार दे करके, पुरस्कार दे करके, अभी बताया हूं कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो ऐसे बोल देता ना कि जो इस क्लास में आज टेस्ट में पहला आएगा हम उसको टॉफी देंगे, ऐसा बोलते हैं टीचर लोग, या चॉकलेट देंगे, आप ही लोग बोलते होंगे ना कि जो अगर, अरे मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ भाई यार, लेकिन बोलते हैं ना भाई, टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते ऐसा, कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी बच्चे, ठीक है, तो आज उनको टॉफी मिलेगा या जो भी हो, ठीक है। हाँ मतलब एक ही है ना भाई, ठीक है, डिसिप्लिन भी एक प्रकार से प्रेरणा ही तो है, ठीक है। कोई बच्चे आपके डिसिप्लिन अगर सीख रहे हैं तो वो किसके माध्यम से, प्रेरित होकर के सीख रहे हैं, ठीक है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना मतलब फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक, प्रतिपुष्टि, है ना, सकारात्मक प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, है ना। ये ऊपर वाला है सेम लगभग प्रशंसा, है ना। मतलब अगर वो गलत किया है तब भी आप उसको थोड़ा नजरअंदाज करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोले ना कि अभी ज्यादा अगर वो कर रहा है, क्या बोले, हल्ला गुल्ला, है ना, शरारत कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभी हम लोग उसको नजरअंदाज भी करते हैं, ठीक है, कि चलो चलता है इतना करके, तो है ना, तो उससे क्या होता है कि उसको एक मन में सकारात्मक होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक फीडबैक, प्रतिपुष्टि, ठीक है। ये प्रशंसा का ही एक रूप है, कोई बच्चा अगर गलत कर रहा है तो थोड़ा से हम लोग नजरअंदाज करेंगे और उसको हम सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो इसमें, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि शिक्षक को ध्यान देना पड़ेगा कि हर एक बच्ची का जो कैपेबिलिटी है या सीखने की जो क्षमता है वो सबका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि 5 बच्चे क्लास में तो 5 बच्चे सबके सब जो आप पढ़ा रहे हो सबके सब वही जानेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। कोई बच्चे आपके शार्प रहेंगे, जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे आपको 2 दिन समझाएंगे तब जाकर के सीखेंगे, ऐसा ही होता है ना। तो इसी को बोला गया कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर शिक्षक क्या करेगा, ध्यान देगा, और इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लास्ट है आपके
सफलता के अवसर प्रदान करना, सफलता के अवसर प्रदान करना, ये भी आपके हम लोग कर सकते हैं ना। सफलता के अवसर प्रदान करना, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जैसे अगर कोई कमजोर बच्चे, जैसे मान के चलो उदाहरण के रूप में आपके क्लास में मान के चलो 3 ही बच्चे हैं या 5 बच्चे से मान के चलो, है ना। ये बच्चा हमेशा दौड़ में प्रथम आता है, आपको पता है कि यही दौड़ेगा, जब भी दौड़ाएंगे यही प्रथम आएगा, आपको भी पता है उनको भी पता है। तो क्या करेंगे कि इस बार हम इसको बोलेंगे कि काम करो बेटा, अभी तुम इस बार ना दौड़ो, क्योंकि बाकी लोग को भी क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, है ना। तो हम एक काम करेंगे, यही चारों लोग में क्या करवाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे, ताकि इनको भी लगना चाहिए ना कि हाँ, इनके अगर ये नहीं होने से हम लोग भी कोई ना कोई प्रथम जीत, है ना, आ सकते हैं या प्रथम आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आपके सफलता के, है ना, समान अवसर प्रदान करना सबको, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि 5 बच्चे हैं, ये बच्चे आपके सबसे शार्प है, हर चीज को बना देता है, टेस्ट वोस्ट दिला रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि ठीक है, तुम तो जानते ही हो, इन चारों में से एक जने को हम क्या करेंगे, इस बार प्रथम, है ना, स्थान देंगे। तो इसको बोलते हैं आपके सफलता के बराबर अवसर प्रदान करना। तो ये सारे काम आपके हैं, आपके मतलब आप टीचर बनेंगे ना, आप ही काम है ये सारे काम, ठीक है। आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके चलते हैं कि इसके महत्व क्या है, लाभ क्या है, मतलब प्रेरणा के क्या क्या चीज सीखते बच्चे, है ना। तो प्रेरणा के महत्व, जिसको बोलते हैं आपके लाभ, बेनिफिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके रुचि बढ़ती है बच्चे में ना, तो सीखने की रुचि बढ़ती है। भाई अगर बच्चे मोटिवेट ही नहीं होंगे तो कहाँ सीखेंगे, बताइए आप लोग, सीखेंगे क्या, नहीं सीखेंगे। तो मोटिवेशन से ही उसकी रुचि बढ़ती है, ठीक है। ध्यान और एकाग्रता विकसित होती है, ध्यान एवं एकाग्रता विकसित होती है ना। अटेंशन, एकाग्रता विकसित होती है, ये भी चीज सीखता है वो बच्चे। तीसरा आपके है आत्मविश्वास बढ़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखो एक बच्चा हमेशा पहले आ रहा था, अब इसको हम हटा दिए, तो 4 बच्चे में से अगर कोई, है ना, एक बच्चा अगर आया है, तो बाकी 3 को भी तो लगेगा ना कि अगर ये जीत सकते तो मैं भी तो जीत ही सकता हूं, है ना। तो ये क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर अगर कोई बच्चे अगर प्रथम आ गए आपका टेस्ट में, ठीक है, इसको छोड़ करके जो शार्प है, तो बाकी 3 को भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये अगर कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस डेवलप होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं रचनात्मकता को प्रोत्साहित मिलता है ना, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। रचनात्मकता को प्रोत्साहन लिखेंगे ना, मिलता है, ठीक है। रचनात्मकता को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, रचनात्मकता को क्यूरियोसिटी कुछ बोलते हैं क्या, ठीक है। जो भी हो, मतलब ये है कि रचनात्मकता मतलब होता है आपके कि थोड़ा अलग तरीके से सोचना, ठीक है, नए तरीके से सोचना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके रचनात्मकता। तो इसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, इसके माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से। बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त होती है, लास्ट है आपके, बेहतर शैक्षणिक, शैक्षिक लिखा है इसमें ना, शैक्षिक, शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त होता है, प्राप्त होती है, ये ठीक है। तो ये सारे चीज आपके बच्चे में दिखाई देता है हमको, लाभ है ये, है ना।
बच्चे में आपके रुचि बढ़ा रहे हैं सीखने का। दूसरा आपके ध्यान में एकाग्रता विकसित हो रहा है, ठीक है, कि बच्चे आपके कम से कम ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एकाग्रता चित्त होकर के पढ़ रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। रचनात्मकता मतलब होता है कि कोई अगर बच्चे अलग कर रहा है, जैसे मान के चलो अगर कोई बच्चा आपके खेल में ही बहुत आगे है, ठीक है, बाकी बच्चे आपके हैं वो आपके पढ़ाई में आगे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल हम लोग पढ़ाई वाले को ही हम लोग बेहतर बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना है भाई। ये क्या है, थोड़ा सा हट के अलग किया है, तो इसकी आपकी क्या ये रचनात्मकता है ना खेल में आपके। या कोई आपके हो सकता है आपके पेंटिंग में, पेंटिंग में बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम दोनों का इस तुलना हम इनसे करेंगे कि आपका बेहतर है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि देखो वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये खेल में अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारा पेंटिंग खराब है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। इनको भी हम बोलेंगे कि नहीं तुम बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, बाकी चीजों में भले आपका ठीक नहीं है लेकिन ये कम से कम आपका बेस्ट है। तो इसको बोलते हैं आपके रचनात्मकता, मतलब जो अगर कुछ अलग कर रहे हैं कुछ लोगों से हट करके, तो उसको बोलते हैं आपके रचनात्मकता, इसको प्रोत्साहन मिलता है। अब ऐसा बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर जैसे खेल में आपके आगे है, उनको बोलेंगे कि यार तूने तो पढ़ाई नहीं किया, 11वीं पढ़ाई करके, उनको बोलेंगे? क्योंकि उनके लिए वैल्यू है क्या बताइए? वो भाई सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, वो क्रिकेट का क्या है, भगवान है वो, हमको उसके पढ़ाई से लेना देना नहीं है। अभी जैसे ज्ञानेश्वरी आपके हैं, राजनाथ को सभी क्या है, वो मेडल जीती है, आपको पता है, सिल्वर, ठीक है, तो उनका पढ़ाई लिखाई से हमको कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि उनकी क्या है, उनकी अलग फील्ड है वो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके रचनात्मकता, है ना। चले आगे चले आपके, तो ये सारी चीज थे, ठीक है। इसमें आपके एक दो पॉइंट जो आपके पेपर के है ना लिए जो पूछा जाता है उसको मैं लिखा रहा हूं, पेपर के संदर्भ में आपके इंपॉर्टेंट तथ्य, तो इसको आप लिखेंगे आपके फैक्ट या तथ्य, जो पेपर में पूछा गया है वो मैं लिखा रहा हूं। सबसे पहला आपके हैं, सीखने की कुंजी किसको बोलते हैं? सीखने की कुंजी किसको कहा गया है? तो प्रेरणा को, मोटिवेशन को कहा गया है, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो बच्चे सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा कुछ भी, ठीक है। दूसरा आपके हैं आंतरिक प्रेरणा, है ना, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा अधिक स्थायी एवं प्रभावी होता है, या प्रभावी माना जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, आंतरिक प्रेरणा अधिक स्थायी और प्रभावी माना जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण भी आप जानते हो, जैसे अगर मान तो चलो है ना, आप किसी को देख करके कोई कोर्स करें, जैसे आपके ना कोई आपके एमबीबीएस, केवल डॉक्टर को देख करके आपके मन में अगर हो रहा है कि मैं एमबीबीएस बनूंगा, तो केवल आपके बाह्य प्रेरणा है। लेकिन जब आपके अंदर से आपको लगेगा, जब थोड़ा उसके सिलेबस वगैरह आप देखेंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना पढ़ना है, और उसके बाद भी अगर आपका मोटिवेशन बना हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। देखो दूसरे को देखकर प्रभावी होना, जैसे मेरा दोस्त नीट का तैयारी करे तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा क्या? वो कुछ समय तक रहेगा ना भाई, उसको मैं देख करके सीखा हूं, ये बाह्य प्रेरणा है। लेकिन मैं खुद से अगर मैं बहुत पहले से मैं दिमाग में बैठा कर रखा हूं कि मुझे एमबीबीएस बनना है, नीट करना ही करना है, मतलब करना है, तो मुझे बाहर वाले कौन क्या बोल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, मैं स्वयं से करते ही रहूंगा मैं, ठीक है, उसको तैयारी को। तो इसी को बोलते हैं आपके आंतरिक प्रेरणा क्या है, स्थायी भी है और आपके प्रभावी भी माना गया है, ठीक है। लेकिन हम किसी को देख के अगर कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी, तो वो आपके बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे आपके ना कि पढ़ाई लिखाई में उतना है नहीं, लेकिन यूपीएससी तैयारी करने के लिए चले गए दिल्ली, हो पाएगा उसका? नहीं हो पाएगा। आप दूसरे के भरोसे गए थे आप देख करके, ठीक है। या हमारे पास भी जैसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है, जैसे दो जने आ रहे हैं तो मेरी सहेली भी तो जा ही रही है, मैं भी जाऊंगी कोचिंग, चलो, ठीक है। अब उनकी सहेली के दिमाग में ठीक ठाक ये चीज फिट बैठा हुआ है और उसको पहले से लग रहा है, ठीक है, कि हम करेंगे मतलब करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो साथ में है उनको तो भाई एक दो महीने के बाद समझ में आने लग गया कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ देंगे वो। तो आप दूसरे को अगर देख करके प्रेरित हुए तो उसको बोलते हैं बाह्य प्रेरणा, वो आपके प्रभावी नहीं, वो अस्थायी रहेगा। और आंतरिक प्रेरणा क्या है आपके, स्थायी रहेगा ये, ठीक है, ये आपकी स्थायी रहेगा, ठीक है, और प्रभावी माना गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं आपके बुद्धि, इंटेलिजेंस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इंटेलिजेंट है ना, बुद्धि, ठीक है।
तो थोड़ा परिचय देख लेते हैं इसको परिभाषित रूप में, ठीक है। तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है, तो यह एक मानसिक क्षमता है ना, मानसिक क्षमता है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या क्या सीखता है, ठीक है। तो व्यक्ति सीखता है, समझता है और तर्क करता है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, समझता है ना, एवं तर्क करता है, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी उसको विकास होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज करेगा, क्या क्या है, मानसिक क्षमता ये, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या क्या करेगा, सीखता है, ठीक है, समझता है और तर्क करता है ना, और इसके आधार पर वो क्या करेगा, तीनों के आधार पर आपके समस्या का निराकरण करता है ना, ठीक है, करता है तथा समस्या का समाधान कर समाधान कर नई परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित करता है, नई परिस्थिति हेतु स्वयं को अनुकूलित करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपके बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो एक मानसिक क्षमता है बुद्धि, जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, समझता है, तर्क करता है और समस्या का समाधान कर, ठीक है, समस्या का समाधान कर नई परिस्थिति है तो अपने आप को क्या करता है, अनुकूलित करता है, ठीक है। मतलब वो तैयार रहता है कि अगर कोई भी समस्या आ गया क्या कर लेगा, वो आसानी से उसको निराकरण कर लेगा वो, ठीक है। तो देखते हैं आपके आगे इसके परिभाषा वगैरह और है ना, अलग अलग आपके जो मनोवैज्ञानिक ने क्या बोला है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के परिभाषा में लिखा रहा हूं ना, परिभाषाएं। पहला अल्फ्रेड बिने इन्होंने बोला है आपके, ठीक है, यह निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता है, ठीक है। बुद्धि निर्णय लेने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता है, ये इनका कहना है, ठीक है। निर्णय लेने, समझने एवं तर्क करने, है ना, तर्क करना मतलब होता है आपके कि फैक्ट के आधार पर बात करना कि सही है कि गलत है, ठीक है। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पहले आप तर्क आप रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके अल्फ्रेड बिने, इन्होंने बोला है। दूसरा नंबर आप ले लीजिए, क्या चीज, आगे देखेंगे इसके बारे में ना, बहुत सारे सिद्धांत और है, ठीक है, क्या क्या नाम है इसके देखते हैं, ठीक है। दूसरा आपके लुइस टरमैन, ठीक है। तो इन्होंने आपके बुद्धि अमूर्त विचार करने की क्षमता है, इनका मानना है, ठीक है, बुद्धि अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, अमूर्त विचार करने की क्षमता है, ठीक है। तो पहले भी हम जानते हैं मूर्त और अमूर्त, है ना। मूर्त वे चीजें होते हैं जिसके बारे में हम आपके प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं ना, हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम आभास कर सकते हैं, और अमूर्त क्या है, जो इंद्रियों से अलग है, ठीक है, जैसे ईश्वर है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, ये सारी चीज हमको दिखाई देता है क्या, नहीं देख रहा है, ठीक है, ये सारी चीज आपके,
तो इसी को बोला गया आपके अमूर्त विचार। ठीक है, तो बुद्धि आपके अमूर्त विचार करने की ये क्षमता है, इसका मानना है लुइस टर्मेन का। तीसरा आप लिख लेना आपके वेस्लर, डेविड वेस्लर। डेविड वेस्लर, ठीक है, इनका मानना है कि बुद्धि एक क्षमता है जिसके द्वारा, ठीक है, व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्क संगत सोचता है ना, और प्रभावी ढंग से आपके समायोजन करता है। इसको लिखेंगे, ठीक है। बुद्धि एक एक नहीं है, बुद्धि समग्र क्षमता है। क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करना, तर्क संगत सोचना, तर्क संगत सोचना, ठीक है, और वातावरण से समायोजन, है ना, समायोजन स्थापित करना क्या करता है, सीखता है। समायोजन मतलब होता है सामंजस्य, ठीक है, ये आपके बुद्धि करता है सारे काम, ये बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी क्या है, एक क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण हम आपके कोई एक गोल बना करके कि हमको क्या करना है आगे। ठीक है, दूसरा ये कि ये तर्कसंगत सोचता है। ठीक है, हालांकि सभी व्यक्ति नहीं सोचते हैं। ठीक है, धर्म के मामले में लोग अतर्क हो जाते हैं या कुतर्क हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा आपके वातावरण से समायोजन स्थापित करना है ना, तो इसका मतलब आपके जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, समायोजन या अपने आप को सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक है, सामंजस्य मतलब होता है आपकी कैसे रहन सहन, है ना, या कैसे जीवन यापन करेंगे उसके बारे में सीखते हैं, तो इसको बोला गया आपकी बुद्धि। जैसे अगर छोटे बच्चे को ठंड लगेगा तो उसको वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे वो बड़े हो जाएगा उसको खुद से वो स्वेटर पहन लेगा। ठीक है, या कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था करेगा ठंड से बचने के लिए। ठीक है, ये चीज है, तो उसको बोलते हैं वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, ये सीख जाता है। तो ये अलग अलग आपके क्या है, इसके परिभाषाएं हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अगर परिभाषा पूछेंगे तो, है ना, और पूछते ही होंगे अगर दिए हैं तो, है ना, है ना। हाँ बिल्कुल, आप कुछ ना कुछ इसका कुछ वो बना लीजिए याद करने के। ठीक है, जैसे लुइस टर्मेन अमूर्त बुद्धि विचार, इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, लुइस टर्मेन अमूर्त बुद्धि विचार दिए इन्होंने। ठीक है, कि बुद्धि कैसा होता है आपके, अमूर्त विचार करने की एक क्षमता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये समग्र क्षमता बोला इन्होंने, समग्र क्षमता मतलब आपके जिसके द्वारा आपके उद्देश्यपूर्ण, तर्क संगत और समायोजन, ये तीन चीज दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे तीन तीन चीज आप लेकर के अलग से लिख करके बना सकते हो नोट से इसका। अब आप कहते हैं कि बुद्धि से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, ये आपके पेपर के इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बुद्धि को प्रभावित करने वाले कोई कारक लिखा देते हैं। तो वही कारक मिलेंगे जो हमको विकास को प्रभावित करते हैं ज्यादातर, है ना। एक दो पॉइंट इसमें थोड़ा अलग मिलेंगे। ठीक है, तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से आपके कारक हैं। सबसे पहले आपके हैं वंशानुक्रमण। ठीक है, मैं पहले भी बता चुके हैं हम लोग, अगर माँ बाप अगर थोड़ा ज़्यादा शार्प है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लॉजिक बात करते हैं, तार्किक है, तो बच्चे भी संभवतः कैसे होंगे, वैसे ही होंगे। ठीक है, शार्प बुद्धि वाले, लॉजिक, तार्किक, वही बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आपके शिक्षा, जैसे आपकी शिक्षा होगी वैसे आपकी बुद्धि काम करेंगे। ठीक है,
ये कैसे समझेंगे कि बुद्धि है ना शिक्षा का संबंध? जैसे मान के चलो, आपके देखना जापान के जो बच्चे हैं ना, वहां आपके छोटे बच्चों को आपको बिना बस्तर के क्लास चलता है, आपको पता है वहां? मतलब जो है ना 3 साल, या सॉरी 3 क्लास है शायद, या फिर 3 साल तक के कैसे है, तो वहां आपके बिना बस्तर के आपके शिक्षा ग्रहण दी जाती है स्टार्टिंग में। मतलब उनको मेंटली प्रेशर नहीं दिया जाता है, और जो लर्निंग है उसको ज्यादा तेज, मतलब जो चीजों के माध्यम से जो सीखता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह, उसको वहां सिखाया जाता है। ठीक है। तो अगर आप देखो, मान के चलो है ना, शिक्षा कैसे प्रभावित करते बुद्धि को, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी या विज्ञान के बारे में अगर पढ़ाई करें, तो जाहिर सी बात है आप इसी क्षेत्र में आप विचार करेंगे, और आपका बुद्धि इसी क्षेत्र में काम करेगा। यदि कोई आपके धार्मिक शिक्षा के ऊपर अगर पढ़ाई कर रहा है, जैसे आपके शोध वगैरह कर रहे हैं संस्कृत वगैरह में, रामायण वगैरह में, तो उनका दिमाग इसी साइड जाएगा, वो जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसा थोड़ी ना है कि आपके जो रामायण में थीसिस करे उसको हम लोग टेक्नोलॉजी में पूछेंगे तो बता देगा, वो नहीं बता पाएगा, और ये टेक्नोलॉजी वाले भी इधर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चीज है, ठीक है। तो शिक्षा इसको प्रभावित करने वाला। दूसरा आपके हैं, ठीक है, पर्यावरण, अभी बताया हूं मैं। पर्यावरण, पर्यावरण के साथ अगर वो, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी इसको क्या करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है। इन्वायरमेंट, ठीक है, पोषण, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है। अगर न्यूट्रिशन या पोषण अगर उसको ठीक ठाक मिल रहा है, तो उसका बुद्धि ठीक ठाक काम करेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी उसको, ठीक है, सोचने समझने में। ठीक है। परिवार और सामाजिक वातावरण, परिवार एवं सामाजिक वातावरण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के लिए। आप जिस समाज से आते हैं, अगर खुले विचारधारा वाले समाज से आते हैं तो आपका जो विचारधारा वैसे ही रहेगा। ठीक है। बंद अगर समाजधारा से आते हैं तो आपको सब चीज थोड़ा से अटपटा लगेगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अभी मुंबई में अगर कोई बच्चे का जो पैदा लिए हैं, ठीक है, जो आपके ज्यादा सामाजिक नहीं हुआ है, मुंबई क्या है, हाईटेक सिटी है, वहां किसी को जाति धर्म संप्रदाय से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है भाई, हमारा व्यापारिक नगरी ना वो। ठीक है। अगर उसको हम इधर के बारे में बताएंगे, एक गांव के स्तर में, कि हमारे गांव में ये होता है वो होता है, तो उनको लगेगा ये क्या आप सब फालतू बकवास बातें हैं, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका परवरिश उसी क्षेत्र में हुआ है ना, और ये जो गांव में जो बच्चे हुए हैं उसका परवरिश उसी क्षेत्र के आधार पर हुआ है। ठीक है। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जाति भावना या जातिगत जो भेदभाव जो भावना है, वो आपके ग्रामीण वाले बच्चे ज्यादा झेलते हैं, शहर वाले के साथ ये चीज नहीं होता है। ऐसा ही होता है ना भाई? ठीक है। क्योंकि समाज आपकी इससे जकड़ा हुआ है। ठीक है। छठवां नंबर आपके हैं स्वास्थ्य, है ना, तो स्वास्थ्य अगर है तो बुद्धि भी ठीक ठाक रहेगा, स्वास्थ्य अगर लगातार खराब है तो उसमें आपके प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है। और लास्ट आपके 7वां नंबर आपके प्रेरणा और अभ्यास, इससे भी हम अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं ना, लगातार अभ्यास से और प्रेरणा से। ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे को गणित नहीं आ रहा, तो भाई डेली अभ्यास करेंगे तो नहीं बन जाएंगे, गणित बनेगा कि नहीं बनेगा उससे? ठीक है। अगर स्टार्टिंग में अगर नहीं बन रहा है, लगातार अगर 4-6 महीना अभ्यास करेंगे, तो है ना, मैं एक्चुअल बता रहा हूं, अगर कोई भी सब्जेक्ट तक आप 4-6 महीना अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको खुद को लगेगा कि मुझे इसी में पढ़ना था आगे। ऐसे ही होता है, क्योंकि सारी चीज अगर जब क्लियर हो जाता है ना, तब धीरे धीरे लगने लगता है कि है ना, ये भी तो बहुत ईजी है। लेकिन स्टार्टिंग में जब देखते हैं तब दिक्कत होती है कि नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज क्या है, बुद्धि को प्रभावित करने वाला आपके ये कारक है। ठीक है। इस विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, कि बुद्धि की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स, बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है। सबसे पहले आपके है ये जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं ना, दोनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों से प्रभावित होते हैं। ठीक है। ये इसको प्रभावित होते मत लिखो, प्रभावित प्रभाव मत लिखिए, है ना, दोनों होते हैं ऐसे लिखो, दोनों होते हैं। होते कि नहीं होते बताइए भाई? बुद्धि आपके देखो, एक तो हमारे जो माँ बाप है उससे तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, अगर हमारे माँ बाप, ठीक है, ठीक ठाक है, शार्प बुद्धि वाले, तो कुछ मात्रा में आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि माँ बाप आपके बहुत ज्यादा बुद्धि वाले तो बच्चे भी आगे जाकर के बुद्धि वाले होंगे। भाई अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहाँ से होंगे बुद्धि? ठीक है। तो जन्मजात तो मिला है बुद्धि, लेकिन साथ ही साथ आपके
उसको अर्जित भी करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे जन्म लेते ही आपके गणित सीख जाएगा, कि गणित माँ के पेट से सीख करके आया है, ऐसा है क्या? नहीं है। वो आपके आएगा, ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, गणित के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर के क्या करेगा, वो गणित के बारे में सीखेगा। तो इसको बोलते हैं आपके अर्जित, ठीक है, प्राप्त करना बाहर से। दूसरा आपके हैं, ठीक है, यह सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्या? बुद्धि सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अभी मैं बताया हूं, है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, थोड़ा बुद्धि अगर ज्यादा है तो वो बच्चे जल्दी सीखेंगे, और जिसमें अगर कम है तो वहां लेट से सीखेंगे, है ना। सीखेंगे चलो, प्रक्रिया तो सबका बराबर है, लेकिन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। समस्या समाधान में सहायक है, समस्या समाधान में सहायक है, बिल्कुल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुद्धि, आपके तर्क एवं निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है, को प्रभावित करती है, ठीक है। निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसको आप प्रभाव ना, आप डायरेक्ट छोटे बच्चों में आप देखेंगे, ठीक है, तर्क और निर्णय क्षमता को। जैसे एक बच्चा आपके है ना, जैसे दो ही बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे में अगर बुद्धि कम है या थोड़ा मानसिक विकार वाले होते हैं, उसको देखेंगे तो वो बच्चा आपके उसको सूसू पोटी लगेगा तो नहीं बताएगा, वो वहीं पास कर देते हैं, देखे हैं। लेकिन वही अगर जो बच्चा थोड़ा सा अगर बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो उनको अब पता है कि वॉशरूम और जो लेटरिन करने का जो जगह है वो आपके अलग है, वहां जा करके हम करेंगे। होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके मानसिक रूप से अगर कमजोर बच्चे हैं, वो आपकी कोई चीज नहीं बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपके खाना खाने की भी प्रक्रिया इसी है, ठीक है, वो खुद के बुद्धि से आपके धीरे धीरे सीखते हैं, तो स्वयं से आपके छोटे मोटे काम वो कर लेंगे। लेकिन जो मानसिक विकार वाले जो बच्चे, उसमें आपके सारे चीज प्रॉब्लम दिखते हैं, ठीक है, तो उनकी उस बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का स्तर भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का स्तर भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न होता है, और ये बात सही है, ठीक है। बुद्धि परीक्षण देखेंगे, उसके बाद आपके बुद्धि के सिद्धांत, इसमें आपके मेरे पास 7-8 सिद्धांत है, ठीक है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, थार्नडाइक का आपके बहुकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, कैटल और हार्न का आपके द्रोण स्फटिक बुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे आप लोग शायद, जो मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं। हिस्टनबर्ग का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, है ना, ट्राइआर्किक बुद्धि इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे आगे, है ना। इसमें और क्या चीज है, बुद्धि परीक्षण तो इसको बाद में पढ़ाऊंगा, है ना, अभी मतलब इसके जस्ट बाद। चले कुछ एक पॉइंट और कर लेते हैं ना, बुद्धि लब्धि के बारे में देख लेते हैं, चलो। बुद्धि अगर पढ़े तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि, आईक्यू कैसे मापते हैं, उसका सूत्र वगैरह पूछते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो उसको कर लेते हैं अपन, है ना। बुद्धि लब्धि, बाल विकास में बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंटेलिजेंट कोअसेंट इसको बोलते हैं ना। तो इसका परिभाषा क्या है, बुद्धि लब्धि का थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि एक संख्यात्मक मान है जो किसी व्यक्ति की मानसिक और वास्तविक आयु के अनुपात से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यह व्यक्ति की, है ना, वह संख्यात्मक, है ना, वह संख्यात्मक मान है जिसे हम, ठीक है, व्यक्ति की मानसिक आयु, मानसिक आयु और
वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु, इसको बोलते हैं आपके कालानुक्रमिक आयु भी बोलते हैं, है ना, कालानुक्रमिक, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। तो यह व्यक्ति की वह संख्यात्मक मान है जिससे हम व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात से प्राप्त करते हैं, ना, ठीक है। यह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है ना, बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। इसको देखो, अगर हम नहीं नापेंगे तब भी हमको कई बार पता चल जाता है। जैसे अगर कोई बच्चे हैं, मान के चलो उदाहरण के रूप में, है ना, अब अगर आप लोग बच्चे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर कोई 3 साल बच्चे और 5 साल वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज ऐसे रहेंगे, देखना कि कई बार आपके ये 3 साल बच्चे वालों को बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है, ठीक है, माहौल है या परिस्थिति है या किसी भी कारण से हो। लेकिन वही अगर ये बच्चे अगर बहुत ज्यादा कर, है ना, उसका नॉलेज अगर कमजोर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी इसकी जो बुद्धि है, मतलब आईक्यू है, आपकी इससे अधिक रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का क्या बना हुआ है, एक आपके हायरार्की बना होता है, ठीक है, कि बच्चे आपके पहले, है ना, नर्सरी में क्या सीखेंगे, प्री नर्सरी में क्या सीखेंगे, लोअर केजी में क्या सीखेंगे, फिर अपर केजी में क्या सीखेंगे। लेकिन वही अगर अपर केजी वाला अगर कोई, है ना, कोई सवाल है या फिर कोई चीज है पढ़ने लिखने का, अगर उसको अगर नर्सरी वाला अगर बच्चे जान जा रहे हैं, मतलब इसकी जो आईक्यू है वो आपके, है ना, तेज है, मतलब वो अपने उम्र से अधिक उम्र के बच्चे तक सोच सकती है वो, ठीक है, या गेन कर सकती है। कई बार ऐसा देखना हमारे भारत में आपके कई बार देखना ऐसे सुनने में आता है, ठीक है, कि 8वीं क्लास का बच्चा आपके 12वीं का बोर्ड पास हो गया, उसको दिलवाया जाता है आपके परीक्षा, क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि वो जो बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वो आपकी, उसकी आईक्यू बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। वरना 8वीं या 10वीं वाला बच्चा आपके अपने लेवल का सोचेगा ना भाई, वो 12वीं का पेपर दिला पा रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। और ये आपके बहुत सारी चीज परिवेश माहौल के कारण भी होता है, ठीक है। बुद्धि जो आपके आईक्यू है आपके परिवेश और वातावरण के, या इसको ऐसा देख सकते हो, देखना, आपके सरकारी स्कूल वाले जो बच्चे हैं और एक आपके गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं, सॉरी, सरकारी और आपके जो प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं, थोड़ा आपको देखना, थोड़ा बुद्धि में क्या लगेगा, थोड़ा आपके, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा लगता है कभी कभार, मतलब हमेशा नहीं है ये चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम जो है प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा करवाए जाते हैं बच्चों को, होता है कि नहीं होता है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। और सरकारी में क्या है कि भाई एक तो दाल भात केंद्र बना ही दिए हम लोग, दूसरा है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा है कि सरकारी स्कूल वाले जो टीचर का काम भी दुनिया भर का काम है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि दोनों का भी और पूरा सेंट्रल का, मेरे हिसाब से पूरे भारत का एक ही शिक्षा नीति हो। ऐसा थोड़ी ना कि आप आईसीएससी बोर्ड वाले हो, एक ढंग सीबीएसई बोर्ड वाले हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले हैं, ठीक है, तो प्रभाव तो पड़ेगा ना तीनों को बुद्धि में, ठीक है। इसी का आप देखना कि नीट में ना छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले आप लोग देखना इक्का दुक्का लोग पास होते हैं, वो भी कोचिंग वोचिंग कर करके। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, आईसीएस बोर्ड वाले हैं, वो लोग क्या है उसी सिलेबस को तो पढ़ ही रहे हैं, 12वीं के बाद पेपर दिलाते हैं उन लोग का हो जाता है नीट में। कई बच्चे ऐसे होते हैं, देखना दिल्ली वगैरह में जो पढ़ते हैं, इधर छत्तीसगढ़ वाले 2 साल जाकर के कोटा में कोचिंग करेंगे या इधर बड़े शहर में कोचिंग करेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है उसका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो 2 साल उसका ड्रॉप आउट करते हैं वो, ठीक है। हाँ वो भी मतलब हो गया तो हो गया वाली बात है, वरना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे आपके कारण हो सकते हैं, ठीक है, बुद्धि के, है ना। तो ये चीज आपकी परिभाषा। अब देखते हैं इसका जो सूत्र है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका आपके फॉर्मूला, ठीक है, आईक्यू का सूत्र, तो ये हम करते हैं आपके मानसिक आयु, है ना, मानसिक आयु बटे, है ना, हाँ, वास्तविक आयु, है ना, और इनटू हम इसको करते हैं आपके 100 से, ठीक है। तो ये इसका आपके क्या है, एक फार्मूला है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। हाँ ये सारी चीज अभी मैं लिखा रहा हूँ ना कि किसको कह देता ना, इसका आपके दिया था एक
जर्मन वैज्ञानिक आपके विलियम स्टर्न ने, है ना, आईक्यू की अवधारणा, उसको मैं अलग से लिखाऊंगा नीचे में, है ना, कि किसने क्या दिया था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है ये वाला, है ना। ठीक है, उदाहरण के रूप में आपके निकाल लीजिए एक ठो, उदाहरण के रूप में आपके देखते हैं, ठीक है, कि मानसिक आयु आपके बच्चे का, मानसिक आयु अगर बच्चे का 12 वर्ष है, ठीक है, और उसका आपके वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अगर 10 वर्ष है, ठीक है, तो इस सूत्र में अगर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आई क्यू बराबर मानसिक आयु को ऊपर में रखेंगे 12 बटे वास्तविक आयु को हम नीचे में रखेंगे 10 इंटू 100, ठीक है। तो जब ये इंटू होता है इसका मतलब ये इसका गुना इसके साथ होगा ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 100 है, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है, ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपके बटा 10, ठीक है। तो कितना बार जाएगा ये 120, तो इसका आयु क्या है, आईक्यू क्या है 120 है, ठीक है। और किसी भी बच्चे का जो है ना आईक्यू होता है वो आपके औसत क्या है 100 है, भाई जितना हमारा 10 वर्ष है उतना हमारा मानसिक आयु भी 10 होना चाहिए, तो आपके क्या है 100 रहना चाहिए। लेकिन अगर 100 से ज्यादा है मतलब उसकी बच्चे की आईक्यू लेवल अच्छा है, ठीक है, और अगर उससे अगर कम है मतलब उसकी आईक्यू लेवल थोड़ा कमजोर है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है ना, देखो हमारे यहाँ इसी के आधार पर क्या बनाया गया है कि 6 वर्ष वाले बच्चे क्या रहेंगे, फर्स्ट क्लास में जाएंगे, ये बोला गया है। लेकिन अगर ये बच्चे का 6 साल में पढ़ना लिखना नहीं जाए तो 8 वर्ष के बाद अगर फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं मतलब इसका आईक्यू क्या है, कम है। और वहीं अगर 5 साल वाले बच्चे अगर फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं मतलब इसका आईक्यू ज्यादा है, तेज है, ठीक है। और समावेशी शिक्षा के लिए इसको भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण मैं करा रहा हूं आईक्यू का, आईक्यू वर्गीकरण, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे आईक्यू, इधर लिख लेना आपके श्रेणी, हम क्या क्या नाम देते हैं, अगर 140 से अधिक है इसको बोलते हैं हम लोग जीनियस, प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं हम, है ना, बोलते नहीं बोलते हैं जीनियस बच्चे। तो हालांकि हम लोग के सबके चरित्र प्रमाण पत्र में ये भले लिखा रहता है ना, मतलब टीसीवीसी में प्रतिभाशाली करके, लेकिन हम सब नहीं होते हैं जीनियस बच्चे। जीनियस बच्चे वो होते हैं जो आपके कुछ ना कुछ रिसर्च करते, खोज करते हैं, ठीक है, जैसे आपके ग्राहम बेल वगैरह है, न्यूटन है, आइंस्टीन है, ये सब आपके क्या है, इन लोग को हम जीनियस मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हैं 120 से लेकर आपके 139 तक के अगर आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं आपके अत्यंत मेधावी, वेरी सुपरियर, अत्यंत मेधावी, ठीक है। फिर आप कहेंगे आपके 110 से 119 तक के, तो इसको बोलते हैं आपके मेधावी छात्र, सुपीरियर, मेधावी, ठीक है, सुपीरियर। 109 से लेकर के आपके 90 तक अगर है तो इसको हम बोलते हैं आपके एवरेज, सामान्य बच्चे हैं, एवरेज, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर 89 से अगर 70 है ना, 109 से आपके ये उल्टा हो गया क्या जी, इधर लिखना था इसको, इसको थोड़ा उल्टा हो गया ना यहाँ पास, ये आपके रहेगा 90 टू 109 ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके सामान्य। और इधर आप क्या जाएंगे आपके 108 से लेकर के ना, सॉरी 89 से लेकर के आपके ये हो जाएंगे आपके 79, ठीक है। कैसे कैसे दे दिया है जी इसमें, 90 से ये है ना, यहाँ आपके 89 रहेगा जी, ये गड़बड़ हो गया है। 89 से लेकर के आपके इधर आपके आएंगे 80 तक के, ठीक है। और नीचे में आपके आएंगे 70 से लेकर के आपके 79, और यहाँ आपके आएंगे 70 से कम, ठीक है। तो इनको बोलते हैं आपके 80 वाले को सामान्य से कम है, सामान्य से कम, ठीक है।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपके लो एवरेज, बॉर्डर लाइन इसको बोलते हैं सीमावर्ती, ले दे करके पास होने वाले, जैसे 33% लाए हैं ना, बॉर्डर लाइन वाले बच्चे बोलते हैं उसको, ठीक है। और 70 से अगर कम है मतलब बौद्धिक दिव्यांग की श्रेणी में, ठीक है। हाँ, डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं, इसको आप लिखेंगे बौद्धिक विकलांगता, है ना। जड़ बुद्धि तो नहीं बोलेंगे, मानसिक वाले बच्चे हैं ये, है ना, मानसिक रूप से ये कमजोर है ये, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है, इसमें आपके 100 भी आएंगे ना, 100 को बोलते हैं हम लोग एवरेज या सामान्य। हाँ, ये वाला 90 से 109 के बीच वाले, इसमें आपके 100 आएंगे, ठीक है। तो ये आप क्रम याद रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बुद्धि का विकास होते जाता है। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं जीनियस, अत्यंत मेधावी, वेरी सुपीरियर। मेधावी को बोलते हैं आपके सुपीरियर, सामान्य को बोलते हैं एवरेज, ठीक है। लो एवरेज सामान्य से कम, सीमावर्ती बॉर्डर लाइन, ठीक है। बौद्धिक विकलांगता, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, ये, ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट लिखा रहा हूं यहाँ बुद्धि से संबंधित आपके तथ्य, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ है ना, जहां से आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके हैं आईक्यू की अवधारणा के प्रतिपादक, है ना, जो कॉन्सेप्ट दिया है अवधारणा, आईक्यू के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आपके विलियम स्टर्न, स्टेर्न, ठीक है। ऐसा ही लिखा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखा है स्टेर्न, ठीक है, स्टेर्न, विलियम स्टेर्न, ठीक है। जर्मन से थे ये, जर्मन के मनोवैज्ञानिक है ये, इनके द्वारा ये दिया हुआ है। ये केवल अवधारणा दी है ना, इसका सूत्र आपके अलग व्यक्ति ने दिया है, ठीक है। बेनेट लिखा हुआ है, लुइस टर्मन, बुद्धि पर, है ना। तो हाँ, इन दोनों ने मिलकर के आपके बुद्धि परीक्षण आपके दिए हैं, दोनों दोनों। अच्छा, इधर और है ना अलग से इसके बारे में, चलो देखते हैं आपके, ठीक है। मानसिक आयु, मानसिक आयु की अवधारणा, मानसिक आयु की अवधारणा, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिए हैं अल्फ्रेड बेनेट, अल्फ्रेड बेनेट ने दिया है, ठीक है। ये फ्रांसीसी अधिकारी है, ठीक है, सॉरी, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है। फ्रांसीसी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे हाँ, आईक्यू का प्रतिपादन, ठीक है, और मानसिक आयु की अवधारणा अल्फ्रेड बेनेट ने दिया है, और स्टेर्न ने दिया है, स्टेर्न, है ना। दो व्यक्ति के प्रमुख है। फिर बुद्धि परीक्षण, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ठीक है, कल देखेंगे। और बुद्धि के सिद्धांत को हम कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, थैंक यू फिर।